वो एविडेंस आपके कंप्लीटनेस एंड प्रेजेंटेशन को लेकर के हो गए, ठीक है भाई। अगर सब में एक जैसा अमाउंट है तो इसका मतलब कंप्लीटली रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कास्ट द मंथली पेरोल लिस्टिंग टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द पेरोल एक्सपेंस, ठीक है। अब मंथली पेरोल लिस्टिंग क्या है भाई, यहाँ पे एक लिस्ट होगी कुछ ना कुछ, जैसे हमारे पास A B C D E F ऐसे अलग अलग एम्प्लॉयज है। तो हर मंथ हर एम्प्लॉय को क्या सैलरी दी जा रही है, किसी को 10,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हो, किसी को 15,000 सैलरी दे रहे हो, तो जो भी है, तो अकॉर्डिंगली इस तरीके से जो लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट आपको क्या करनी चाहिए, एक बार रिव्यू करनी चाहिए, ताकि आपके पेरोल अकाउंट्स की जो वेरीफाई एक्यूरेसी है उसको, उसके लिए आपको एविडेंस मिले। मतलब हर महीने की जरूरी नहीं है चेंज चेक करने के लिए, इसको सैम्पलिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना भाई। ये सुनो, कुछ सर्टेन मंथ्स की आपने उठा करके देख लिया, हाँ भाई उनमें जो कैलकुलेशन करी गई है वो सही करी गई है नहीं करी। इतनी सी बातें समझ में आई यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो आपने आपने क्या देख लिया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट था वो देख लिया, आपने जर्नल लेजर देख लिया, आपने पेरोल कंट्रोल अकाउंट देख लिया, जो टोटल वेजेस की लिस्ट थी वो आपने देख ली, सबको एग्री कर लिया। इसके अलावा मंथली पेरोल लिस्टिंग्स आपने उसको कास्ट मतलब रिकैलकुलेट करके देखा है या रिव्यू करके देखा। रिकैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट पे ऑफ सैंपल ऑफ एम्प्लॉयज एंड एग्री टू द पेरोल रिकॉर्ड्स। अब आ जाओ पे स्लिप्स पे। अब पे स्लिप सैंपल कर लो, इनमें से कुछ एम्प्लॉयज की पे स्लिप्स उठाओ, उनमें से देखो, कैलकुलेट करो वापस से ग्रॉस और नेट पे सही तो कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा, और जो भी अमाउंट पे स्लिप पे होगा वही अमाउंट बेटा कहाँ जाएगा आपका, वही अमाउंट आपका पेरोल लिस्टिंग में जाएगा, है ना। यस सर। मिस्टर ए की पे स्लिप है, जो अमाउंट उनको पे करना है, उसमें से जो भी नेट पेएबल अमाउंट होगा, देखिए आपने पे स्लिप देखी हुई है, यस। तो जो भी उसका नेट पेएबल अमाउंट होगा वो आपका पेरोल के लिस्टिंग में चल जाएगा, ठीक है। रिकैलकुलेट स्टैट्यूटरी डिडक्शन, अच्छा इससे किस चीज का एविडेंस मिल रहा है, एक्यूरेसी का एविडेंस मिल रहा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी उसी पे स्लिप पे, क्योंकि पे स्लिप के अंदर दो तरह के कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम में क्या होता है, एडिशंस होते हैं, एक कॉलम में डिडक्शंस होते हैं। तो जैसे उसका बेसिक पे हो गया, ड्रीनेस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, कोई कमीशन उसको दे दिया आपने, ठीक है, किसी तरह का और दूसरे अलाउंस आपने दिए हैं, तो यहाँ तो एडिशन होते जाते हैं बेटा, यहाँ क्या होते हैं, यहाँ होते हैं रिडक्शंस। रिडक्शंस में क्या क्या आते हैं, जो स्टैट्यूटरी रिडक्शंस होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का पैसा आपने उसका काटा है अगर, ठीक है, इंश्योरेंस का अगर उसका कोई पैसा आपने काट लिया, ठीक है, कोई लीव्स अगर उसने लिए तो लीव्स के डिडक्शन आपने उसके किए हुए, इस जगह पे डिडक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा ग्रॉस पे आता है, फिर ये ग्रॉस पे में से हम जब डिडक्शंस लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट पे आता है, ऐसे, है ना, आया समझ में, यस और नो। यस। दिस इज आवर पे स्लिप इज क्रिएटेड। तो अब आप ये देखो, सब चीजों में पे स्लिप में बहुत सारी चीजें हैं ना, तो एक एक करके हम लोग कोई भी सैंपल उठा लिए भाई, 500 एम्प्लॉयज अगर किसी कंपनी के, तो आपने 50 एम्प्लॉयज के सैंपल कर लिए, तो उनके स्टेबल डिडक्शंस आपने फिर से कैलकुलेट करके देखे, ठीक है, करेक्टली अगर डिडक्ट किए गए हैं, वो पैसा अपन जमा करा रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है ना, दिस इज एक प्रैक्टिकल एग्जाम, मेरे एक कोई नोन थे, तो उनकी ऑडिट हुई, तो ऑडिट में ये देखा कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से जो स्टेबल डिडक्शन थे वो कम करते थे, ठीक है, जितने करे जाने थे, और एक्चुअली में जो जमा करा रहे थे वो ज्यादा करा रहे थे, तो पता नहीं कितने सालों से ऐसा चल रहा था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ऑडिटर ने कभी ध्यान नहीं दिया, तो कितना नुकसान हो गया ना ये तो, आप अपनी जेब में से पैसा जमा करा रहे हो एम्प्लॉयज का, तो ये चीज होती है, तो इस वजह से आपको देखना चाहिए कि भाई इस तरह की कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए आपको पे स्लिप्स की ये जो डिडक्शंस और ग्रॉस सैलरी है, चाहे नेट सैलरी है, चाहे उनके स्टेबल डिडक्शंस है, ये सब चीजें आपको रिकैलकुलेट करनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो। यस। ठीक है, तो ये काम आपने एक्यूरेसी के लिए किया, जिसमें आपने पे स्लिप में अलग अलग उसके सेगमेंट्स को रिकैलकुलेट करके देखा है, ठीक है। इन्होंने बोला जॉइनर्स और लीवर्स फॉर्म्स को आप सैंपल कर सकते हैं, ठीक है। अब जॉइनर्स जो कि ज्वाइन हुए, लीवर्स जो चले गए,
और उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप सैंपल करो कि भाई उन्होंने कब से ज्वाइन किया, कब से जो छोड़ के चले गए, और क्या उनकी सैलरी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करी गई है कि नहीं करी गई है भाई। क्योंकि कई बार होता है लोग बाग महीने के बीच में छोड़ के चल जाते हैं, बीच में ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर सैलरी भी तो कम आनी चाहिए ना, पूरे महीने की सैलरी थोड़ी ना आएगी आपकी, है ना भाई। जैसा yes sir, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई छोड़ करके चला गया था पर फिर भी आपने उसको उसकी सैलरी बुक्स में दिखा रखी है, शायद उसको पे तो नहीं करी होगी लेकिन कई बार गलती हो जाती है, तो ये चीज। तो इसलिए ये देखने के लिए कि भाई अगर कोई छोड़ करके चला गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी सैलरी ये लोग अभी तक भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज देखने के लिए आपको जॉइनर्स और लीवर्स के जो भी फॉर्म्स है उनको सैंपल करना चाहिए। आया समझ में। yes sir, नेक्स्ट आ जाए, फॉर सैलरीज एग्री द टोटल नेट पे पर दी पेरोल रिकॉर्ड्स टू द बैंक ट्रांसफर। अब देखो एक एक, एक चीज इन्होंने कहा कि देखो क्या होता है कि एक प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो अपने एम्प्लॉय की सैलरी उसके अकाउंट तक पहुंचाने में। ठीक है, हर महीने उसकी उसकी अटेंडेंस मेंटेन होती है, उस अटेंडेंस के बेसिस पर ही उसकी सैलरी बनती है, पे स्लिप बनी जाती है। ठीक है, और उसके बेसिस पर एक लिस्ट बनती है कि भाई एम्प्लॉयज को ये पैसा हम लोगों को इस साल देना है, इन एम्प्लॉयज को इस महीने ये पैसा देना है। उस वो लिस्ट आपकी बैंक के पास जाती है, बैंक उसके हिसाब से उन लोगों के खाते में पैसे डालता होगा। ये प्रोसीजर फॉलो होता होगा बेटा, यस और नो। yes sir, तो आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरा प्रोसीजर उसमें एक एक हर जगह पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। पे स्लिप पे काम कर लिया सर आपने, पे स्लिप्स के बाद जो टोटल पेरोल की लिस्टिंग निकाली थी वो देख लो। अब अगर वही बैंक जाती है, बैंक के लिए आप कोई दूसरी लिस्ट प्रिपेयर करते हो तो वो आपको देखो। तो आपको ये एग्री करना है कि भाई जो पेरोल लिस्ट आपकी बनी, ठीक है, और जो बैंक लिस्ट गई है एम्प्लॉयज के खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए, उनमें अमाउंट सेम अमाउंट गया है या नहीं गया। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग अमाउंट चला गया, कोई गलती इसके अंदर हो गई है तो क्योंकि इसकी वजह से तो फिर एम्प्लॉयज को या तो सैलरी ज्यादा चल जाएगी या कम चल जाएगी, है ना। यस और नो। yes sir, ठीक है, तो फॉर सैलरीज एग्री द टोटल नेट पे एज पर द पेरोल रिकॉर्ड टू द बैंक ट्रांसफर लिस्टिंग ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अगर ये लिस्ट बनी है तो ये बैंक जानी चाहिए, है ना। और ये बैंक जाएगी तभी तो उनका पेमेंट हुआ होगा। तो ये सैलरी जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने दे दी है, ये एक्चुअली में दी है या नहीं दी है, इसके लिए आपको लिस्ट ऑफ पेमेंट्स को उससे एग्री करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैश बुक में ये पैसा गया है या नहीं गया। तो अकरेंस का आपको क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे। yes sir, अब ये तो बात हो गई जिनकी जब बैंक से पैसा जा रहा था। अब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं या ऐसे क्लाइंट्स होते हैं होंगे आपके बिजनेस में जो लोग कैश में पेमेंट करते होंगे। ठीक है, तो कैश वेजेस के लिए ये देख, अब इसमें ये जरूरी है कि भाई अगर कैश वेजेस की ये लोग बात कर रहे हैं तो इसका क्या एविडेंस लेंगे भाई इन्होंने कैश वेजेस जो दिए वो एक्चुअली में उसका पेमेंट किया गया है, वो सही पेमेंट किया गया है, इसके लिए क्या एविडेंस आपके पास अवेलेबल है। तो इन्होंने कहा इसके लिए जो प्रोसीजर बेटा अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है कि क्योंकि कैश में अगर पेमेंट किया होगा तो कैश विड्रॉ करना पड़ा होगा क्लाइंट को बैंक से। yes sir, तो वो अगर कह रहा है भाई कैश में मैंने पेमेंट किया तो वो कैश विड्रॉ कब किया आपने वो देखो। ठीक है, इक्वेट टू द वीकली वेजेस पेड। और जो कैश विड्रॉ किया, क्या वो वीकली वेजेस, जो मतलब लिस्ट है एम्प्लॉयज की जिनको की वीकली वेजेस पे करी जानी थी या मंथली वेजेस पे करी जानी थी, उसमें और इसमें कोई समानता तो होगी, कोई सिमिलरिटी होगी। वो सिमिलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अगर कोई सरप्लस कैश विड्रॉ किया है तो फिर सरप्लस कैश का क्या हुआ, क्या इसको वापस से बैंक में जमा कराया गया नहीं कराया गया। तो इसीलिए ये देखने के लिए कि जो वेजेस आप कैश में देना बता रहे हो वो एक्चुअली में दी गई है नहीं दी गई है, इसके लिए आपको एविडेंस ये दिखेगा मिलेगा कि आप ये देखो कि उतना कैश इन्होंने विड्रॉ किया। और कंप्लीटनेस के लिए इन्होंने इसको फर्दर ये बोला है कि अगर कोई सरप्लस कैश निकाला गया तो क्या उसको सब्सिक्वेंटली बैंक क्या, क्योंकि भाई ये आएगा ना डाउट कि भाई वीकली वेजेस की लिस्ट तो आपकी थी 25,000 की डॉलर्स की लिस्ट थी, आपने बैंक से विड्रॉ किए $27,000, तो ये $2,000 का आपने क्या किया। तो या तो आपने $2,000 की वीकली वेजेस के लिए ज्यादा जब दी है, तो एक्चुअली में इट वॉज 27,000, और आपने क्लेम जो है वो $25,000 किया है। ये भी तो दिमाग में आएगा ना आपके कि भाई ऐसा क्यों हुआ है।
विड्रॉ आपने 27,000 की, इनको बैंक में बचे हुए पैसे वापस जमा कराने चाहिए थे। यस और नो? या क्या yes किया sir, उसने? इसलिए एग्री द ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी टू द पेरोल रिकॉर्ड एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट टू द, ठीक है। अच्छा, वाकई ये सैलरी दी गई है नहीं गई है, इसके इसके लिए हमको एविडेंस और एक जगह से मिल सकता है, वो आप ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी पे देख लो जाकर के, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपने स्टैट्यूटरी डिडक्शंस किए हैं, कोई भी कंपनी बेटा स्टैट्यूटरी डिडक्शन करती है तो क्या करना पड़ेगा उसको? वो पैसा आपने अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर लिया, क्या करोगे उसको? करेंगे क्या? मैंने मेरी एम्प्लॉय की सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का पैसा काटा है, अब उसका क्या करूं मैं भी, या क्या करेंगे उस पैसे का? उसका प्रोविडेंट फंड लाइक या टैक्स को देना या इन्वेस्ट कर देंगे, और उससे पहले हम लोग एक प्रोविजन बना देंगे। अरे वो सब चीजें हमको नहीं करनी। अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा काट लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अप्रोप्रिएटली गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट है, उसको डिपॉजिट करना। इन्वेस्ट वो करेगा, वो आपका काम थोड़ी ना। अगर प्रोविडेंट फंड का पैसा आपने डिडक्ट किया है, तो ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करके है, इंडिया की कंसेप्ट की बात करो, यूके में अपनी अलग बनेगी, तो वो पैसा आप वहां जमा कराओगे ना। यस सर। तो अगर ये पैसा काटना क्लेम किया गया है, ठीक है, तो मैं को ये पोस्ट ईयर बैंक स्टेटमेंट में देखना चाहिए कि इन्होंने डिपार्टमेंट के पास जमा कराया नहीं कराया। इसलिए इन्होंने बोला है कि वो जो टैक्स लाइबिलिटी, मतलब ये एक तरीके का टैक्स की तरह ही होता है, वो पैसा आपको मंथली या एनुअली या 3 मंथ्स में वो पैसा आपको जमा कराना पड़ता है। आया समझ में? यस तो अक्रेंस बाकी ये सैलरी दी गई है, उसका एविडेंस है कि हाँ भाई उस सैलरी पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी, या उसमें से जो स्टेटमेंट डिडक्शन किए गए थे। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी एक कंसेप्ट है कि जैसे आप एम्प्लॉयज की जो सैलरी आती है उसमें से उस एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करके ही उसको सैलरी देता है, ठीक है। आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, टैक्स बनता है महीने का जो भी है, तो वो ऑलरेडी उसमें से डिडक्ट कर लेगा और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा करा देगा। तो अगर एम्प्लॉयर क्लेम कर रहा है ये सैलरी, तो उसका टीडीएस उसने जमा कराया नहीं कराया, ये आप देख लो ना, आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये सैलरी वाकई दी गई है। आया समझ में? यस कोई डाउट हो तो ये बता देना, है ना। यस नेक्स्ट, फॉर अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल एग्री द अमाउंट पे पर द पेरोल लिस्टिंग टू द पर्सनल रिकॉर्ड एंड टाइम शीट्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है। आप इसके अलावा आप सैंपल ऑफ कुछ इंडिविजुअल्स के अमाउंट मतलब गो थ्रू कर सकते हो, आप उसकी पे स्लिप देख लीजिए, ठीक है। टाइम शीट हो गया, पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, सबको आप गो थ्रू करके उसको एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। क्लियर है भाई? समझ में आया यहाँ पे? यस, यस और नो? Perform a proof in total wages and salaries incorporating journal even pay increase awarded during the compare this to actual। अब इन्होंने क्या बोला, एक रीजनेबलनेस का टेस्ट कर लो। अब रीजनेबलनेस का टेस्ट क्या है? आप बोल रहे हो हमारे 100 एम्प्लॉयज थे, इस साल 10 ने लीव कर दिया, 15 ने ज्वाइन किया, ठीक है। ये एम्प्लॉयज हमारे इस साल रहे हैं, ठीक है। एवरेज सैलरी जो भी आप दे रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है। तो आपको एक रीजनेबल अमाउंट मिल जाएगा कि हाँ भाई ये सैलरी होनी चाहिए थी इस साल, है ना। ये रीजनेबल सैलरी पता चल जाएगी आपको जैसा। यस और एक्चुअल जो पे किया गया है उससे कंपेयर करो फिर उसका। तो आपने क्या किया, आपने एक रीजनेबली डिटर्मिनेशन किया सैलरी का और उसको कंपेयर किया एक्चुअल के साथ। तो अगर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है तो ऐसे उसको ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन जाएगा, ये एनालिटिकल प्रोसीजर हमको परफॉर्म कर लेना चाहिए। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस इसके अलावा लास्ट ईयर का पेरोल फिगर और इस करंट ईयर का पेरोल फिगर आपको कंपेयर करना चाहिए, ठीक है भाई? समझ में आ गया? यस नेक्स्ट हम लोग इसमें आ जाते हैं जो यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, 1 सेकंड ना।
अब आ जाते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू को कैसे ऑडिट किया जाता है? रेवेन्यू मतलब क्या होती है? सेल होती है बेसिकली। रेवेन्यू मीन्स सेल। सेल। तो सेल आप ऑडिट कैसे करोगे? तो सेल के लिए आपकी की असर्शन है कि भाई सेल कंप्लीटली रिकॉर्ड की गई हो। कट ऑफ असर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ये जो ब्लॉक है ना हमारा, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला, तो सैलरी जो भी सेल इस पीरियड के बीच में हुई है वही एक्चुअली इसमें रिकॉर्ड हो। यहाँ वाली सेल इस पीरियड में नहीं आनी चाहिए, यहाँ वाली सेल इस पीरियड में नहीं आनी चाहिए। तो जिस पीरियड में सेल हुई है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये बेटा कट ऑफ असर्शन है। ठीक है, यस। सेल एक्चुअली अकर हुई है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई है, ये सब आपके असोसिएशन है जिनके बारे में आपको एविडेंस इकट्ठे करनी। कहाँ से मिलेगा एविडेंस? रेवेन्यू कंट्रोल अकाउंट हो गया, सेल्स डे बुक हो गई, सेल्स इनवॉइस हो गए, कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गुड डिस्पैच नोट है, सेल्स ऑर्डर है, ये आपके है। अब इसमें प्रोसीजर्स में क्या है भाई, यहाँ पर क्या क्या करोगे? तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जीडीएन इंस्पेक्ट करने हैं बेटा, बिफोर एंड ईयर आफ्टर, आफ्टर इंश्योर दे हैव बीन रिकॉर्डेड द सेल्स इन करेक्ट पीरियड। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कट ऑफ असर्शन के लिए एविडेंस चाहते हो तो ग्रुप जीडीएन आपको इस सैंपल इंस्पेक्ट करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया नहीं किया गया, है ना। एंड आफ्टर द ईयर एंड इंश्योर दे हैव बीन रिकॉर्ड इन द सेल्स ईयर बुक। बिफोर एंड आफ्टर के ना, तो क्या हुआ कि अगर मान लो 1 अप्रैल से पहले गुड्स डिस्पैच कर दिए थे, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है, एंड इंश्योर दे हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स टेप बुक्स इन द करेक्ट पीरियड। तो ये इस पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए थे क्या? अगर गुड डिस्पैच 1 अप्रैल से पहले कर दिए, ठीक है, तो अभी हमारा ईयर चल रहा है 24-25, से फॉर एग्जाम्पल खत्म होगा 31 मार्च को। तो अगर 1 अप्रैल से पहले के गुड डिस्पैच किए हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ये गुड्स कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? 24-25 को तो नहीं करते, तो 23-24 को करते हैं। इसी पीरियड में होनी चाहिए इनकी सीरीज की अकॉर्डिंग। जैसा यस सर। नाउ से फॉर एग्जाम्पल कि कोई गुड डिस्पैच हुए 1 अप्रैल के बाद में, लेकिन उसका जो सेल है वो पहले हो चुका था, उसका ऑर्डर आपके पास पहले आ गया था, ठीक है, डिस्पैच बाद में हुई, ये कौन से पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए थे? ये कौन से पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए? अगर हमने सेल डिस्पैच नेक्स्ट ईयर में किया है तो वो नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हुए। अब से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो 1 अप्रैल को ही गुड डिस्पैच हमने कर दिए, तो रिकॉर्ड फिर ऐसा थोड़ा ना कि गुड डिस्पैच सेल, आपको ये देखना है कि भाई सेल कंप्लीट कब हो गई है। ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है कि जब ईयर एंड होने वाला होता है तो बहुत सारे लोग ऑर्डर्स प्लेस करके रख देते हैं, तो गुड डिस्पैच बाद तक भी होता रहता है ना वो। तो सेल तो उससे पहले की पीरियड की कंसीडर करोगे ना, बाद की कैसे करोगे आप रिकॉग्नाइजेशन? ऐसा नहीं होगा, यस सर। है ना। तो अब ये अलग बात हो सकती है कि भाई कुछ कुछ केसेस में हम लोग सेल जब तक कंसीडर नहीं करते हैं, कई बार हम सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे बेचते हैं कि भाई ठीक है 7 डेज का आपको टाइम दे देते हैं, 7 दिन बाद आप इसको जो है 7 दिन में अगर आपने रिटर्न नहीं किया, तो उस केस में हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है फिर वो कह रहा है कि भैया 7 दिन से पहले तो आप इसको सेल कंसीडर नहीं कर सकते। अभी आपने बेच दिया है, ठीक है, सामने वाले के बाद गुड्स पहुंच भी गए हों चाहे, लेकिन अब 7 डेज बाद ही उसको प्रॉपरली आप रेवेन्यू कंसीडर करोगे, ये स्टैंडर्ड कह रहा है ना। बट बहुत यस। सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई गुड डिस्पैच हुए हैं या नहीं हुए। ऑर्डर आपके पास आ गया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपको उसको सेल कंसीडर करना पड़ेगा एट द मोमेंट आपके पास ऑर्डर प्लेस हो चुका है, और आपको गुड, अब वो ये हो सकता है कि गुड डिस्पैच मेरे 1 दिन बाद हो, कोई बात, तो वो सेल आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है बेटा सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, हर कंपनी में क्या वो लोग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको स्टैंडर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर।
In most cases, dispatch of goods indicates that the seller fulfilling performance obligation, therefore the sale can be recorded. तो यही जरूरी है, बहुत सारे केसेस में गुड्स जो होती है डिस्पैच होना, ये इंडिकेट करता है कि आपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, इसलिए अब सेल को क्या किया जाना चाहिए, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आगे समझ में बेटा, क्लियर है? Yes. ठीक है। रिकैलकुलेट डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स अप्लाइड फॉर सैंपल ऑफ लार्ज सेल इनवॉइसेस। इसके अलावा अगर जो लार्ज बड़े इनवॉइसेस हैं, ऐसे इनवॉइस आपको स्पेशली सैंपल करने चाहिए, इसमें डिस्काउंट है, सेल्स टैक्स है, वो सब चीजें आपको इनवॉइस में रिकैलकुलेट करनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है। कस्टमर्स के ऑर्डर्स आपको सैंपल करने चाहिए, उन्हें गुड डिस्पैच नोट्स के साथ आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एग्री करना चाहिए। ठीक है। एंड साथ साथ सेल्स डे तक, मतलब इन्होंने शुरू से लेके एंड तक ऑर्डर हो गया, गुड डिस्पैच नोट हो गया, और आपकी सेल्स बुक आ गई। ठीक है। तो ये ऑर्डर अगर 500 यूनिट्स का है, मल्टीप्लाई बाय, मान लो अगर 10 रुपए की यूनिट है, तो वो चीज आ गया। गुड डिस्पैच कितनी यूनिट्स हुई हैं, 500 यूनिट्स ही हुई होंगी ना। ठीक है। और सेल्स बुक में जो रिकॉर्डिंग है वो 500 × 10 के हिसाब से हुई होगी ये चीज। तो ये आपको क्या करना चाहिए, तीनों को देख करके एग्री करना चाहिए कि हाँ भाई इनके यहाँ पे इस तरह की कोई गलती नहीं होती, कंप्लीटनेस के लिए। ठीक है, समझ में आया? Yes. इंस्पेक्ट क्रेडिट नोट, अगर कोई क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं तो वो आपको कंपेयर देखना है। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट अगर गुड्स रिटर्न कर दिए, सपोज मुझे हाँ, किसी तो कस्टमर ने अगर तो कोई मैं गुड्स रिटर्न किए हैं तो उसके क्रेडिट नोट इंश्योर कीजिए, स्पेशली आफ्टर द ईयर एंड। जीडीएन ट्रेस कीजिए, इनवॉइस ट्रेस कीजिए, इंश्योर कीजिए कि सेल्स को क्या किया गया, रिवर्स किया गया है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गए इस साल के और प्रायर ईयर के, जो रेवेन्यूज है उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। बजट्स और फोरकास्ट को हम एक्चुअल से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कंपैरिजन पिछले साल से इस साल के लिए किया जा सकता है, और इनमें अगर कभी भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है तो उसको हमको क्या करना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। तो सेल्स और परचेज में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली परचेज के आपको एविडेंस कहाँ मिलेगा, कंट्रोल अकाउंट, डे बुक, इनवॉइस, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, गुड रिसीव नोट, परचेज ऑर्डर्स। ठीक है। और प्रोसीजर्स भी वही है, वहां जीडीएन इंस्पेक्ट किया था या जीआरएन इंस्पेक्ट कर लो, बिफोर एंड आफ्टर का। तो मैं एक भाई पूरे डिटेल में समझाता हूँ, कोई डाउट हो तो बताया। सिमिलर चीज है, वहां गुड डिस्पैच नोट बेटा इंस्पेक्ट किया था या जीआरएन इंस्पेक्ट कर दिया, कोई डाउट हो तो ये बता देना, यस और नो। नो सर, नो डाउट्स। ठीक है। तो गुड, अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि कई बार कंपनीज इसको परचेज तभी मानती हैं जब वो उनके पास गुड्स रिसीव हो जाते हैं। ठीक है। देयरफॉर द परचेज एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड। तो उनके लिए अब ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का की पॉलिसी क्या है कि कब हम इसको कंसीडर करेंगे, है ना, परचेज। तो कई बार ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने तो हो गया परचेज, कई बार डिलीवरी पे परचेज उसको रिकॉर्ड किया जाता है, सिंपल सी बात है। रिकैलकुलेट, उसमें भी आपको जो भी बड़े इनवॉइसेस हैं उनमें डिस्काउंट्स हो गए, सेल्स टैक्स है, वो आपको सैंपल करने पड़ेंगे। ठीक है। इसमें भी परचेज ऑर्डर, जीआरएन और आपकी परचेज बुक को कंपेयर करना पड़ेगा। आपको परचेज इनवॉइस को सैंपल करना पड़ेगा कि भाई फॉर द अमाउंट, नेम, क्लाइंट, ये सारी चीजें देखने के लिए, या ये सब चीजें सही से रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, इसके लिए आपको परचेज इनवॉइस को क्या करना पड़ेगा, सैंपल करना पड़ेगा। और सिमिलर एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, पिछले साल और इस साल के एक्सपेंसेस को कंपेयर कीजिए, बजट से कंपेयर कर लीजिए, और कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो वो करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट नेट मार्जिन, इसका कंपेरिजन इस साल से करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आप पिछले साल से इस साल में कंपेयर करने सकते हैं। तो ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर होगा। आ गया भाई, समझ में, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस। अब ये हमारा हो गया है मेजर पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब एक इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक लिया कि अगर छोटी एंटिटीज की आप ऑडिट करते हो तो क्या होता है, तो उसमें इतना डिटेल में काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार छोटी एंटिटीज के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनके सारे इनवॉइसेस भी चेक कर लो, कर सकते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ इनवॉइस बहुत कम होंगे अगर स्मॉलर एंटिटीज हैं तो, परचेज के, सेल के। यस सर। कई बार ऐसी होती है कुछ छोटी एंटिटी है तो उसकी इस तरीके से, इनमें रिस्क कम है आपका,
ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल बाय ओनर मैनेजर, दिस कैन बी द स्ट्रेंथ बिकॉज दे नो व्हाट इज गोइंग एंड हैव द एबिलिटी टू एक्सेस हाउ दे आर आल्सो इन अ स्ट्रांग पर मैनिपुलेट द फिगर्स ऑफ पर पर्सन ट्रांजैक्शन टू दी। अच्छा, ये फायदा भी है नुकसान भी है कंट्रोल ओनर मैनेजर का। यहाँ पे ओनर मैनेजर का डायरेक्ट कंट्रोल है तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं रियल कंट्रोल, लेकिन इसका नुकसान ये है कि कई बार वो लोग इस वजह से फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं या पर्सनल ट्रांजेक्शन अपने बिजनेस में दिखा देते हैं। ठीक है, ये फायदा है, ये नुकसान भी है। सिंपल सिस्टम्स होते हैं उनके पास, ठीक है, इनके पास ना ज्यादा छोटे बिजनेस में बहुत सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम्स होते नहीं है। ठीक है, इनके पास मैनुअल सिस्टम्स होते हैं, बट अब दिक्कत ये हो जा, एक सेकंड ना आएगा, एक सेकंड। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या तो मैं ये कह रहा था कि भाई उनके पास क्या होते हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं होते, दे हैव सिंपल सिस्टम्स। मैनुअल ज्यादा सिस्टम्स होंगे आपके पास। अब ये चीज अच्छी भी है, चीज बुरी भी है। ठीक है, दिस इज अ गुड न्यूज इन दैट मैनी ऑफ द बुक कीपिंग एसोसिएट विद स्मॉलर एंड में नाउ बी लेस प्रिविलेंट, आवर सिस्टम इज ओनली अ गुड एट द पर्सन एज द पर्सन ऑपरेटिंग इट। तो इन्होंने क्या बोला भाई, मैनुअल सिस्टम्स जो ये है, ये इनके साथ दिक्कत ये है। हाँ, सॉरी या फॉर द इंटरप्शन। आवाज आ रही है मेरी यहाँ पे क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि भाई सिंपलर सिस्टम्स होते हैं, स्मॉलर एंटिटीज आर लेस लाइकली टू बी सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम्स, बट प्योर मैनुअल सिस्टम्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आपको मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं होता अब, क्योंकि अब धीरे धीरे बिजनेसेस में आईटी का यूज तो होने लगा है। बट जो भी सिस्टम्स होंगे वो कंपैरेटिवली आपको जो है वो सिंपल सिस्टम मिलेंगे। अच्छी बात ये है कि भाई क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि सिंपल आईटी सिस्टम्स होते हैं तो इनमें बुक कीपिंग एरर्स वगैरह इतनी ज्यादा होती नहीं है एसोसिएटेड। हाउवर सिस्टम इज ओनली अ गुड एज द पर्सन ऑपरेटिंग इट। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात, लेकिन इन सिस्टम्स के ऊपर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो पर्सन इनको ऑपरेट कर रहा है वो कितना पर्सन यहाँ पे स्किलफुल पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने सिर्फ फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मान लो, टैली ऐसा सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग, टैली के नाम सुना है आपने? यस और नो? यस। तो अब वो अच्छा सिस्टम है अगर आप अकाउंटिंग के पर्पज से उसको यूज देते हो, लेकिन अगर उसमें गलतियां होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जो उसको ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं कर लेता है कोई ट्रांजेक्शन, उसमें किसी को मैन्युअली फीड करना पड़ेगा आपका ट्रांजैक्शन। तो वो अगर उसको सही तरीके से फीड नहीं करेगा तो वो सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। तो सिस्टम अच्छे उतने ही हैं जब जितना कि उसको ऑपरेट करने वाला पर्सन है। ये एक डिसएडवांटेज है मैनुअल, छोटे मैनुअल सिस्टम्स का या छोटे सिंपल आईटी सिस्टम्स का। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एविडेंस इम्प्लीकेशन और द नॉर्मल रूल कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एविडेंस अप्लाई रिस्पेक्टिव ऑफ दी। तो इन्होंने बोला कि भाई एविडेंस में भी कोई वो बात नहीं है, जो आपके एविडेंस के रूल आप ऊपर पढ़ के आए हो वही रूल इवन जब हम स्मॉलर एंटिटीज के ऑडिट करते हैं तो सेम सेम एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ी है कि भाई एविडेंस कौन सा अच्छा होगा कौन सा खराब होगा। अब वो थर्ड पार्टी एविडेंस एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया है तो अच्छा एविडेंस है, इंटरनली जनरेटेड है तो उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। वही वही सारे रूल यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस। द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस मे बी लेस, आपकी बात सही है यहाँ पे, देन फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फ्यूअर ट्रांजेक्शन अग्रिंग। तो क्वांटिटी एविडेंस कॉस्टली बात है वो कम होगा, क्योंकि भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी ऑफ एविडेंस की जरूरत आपको वहां ज्यादा पड़ेगी।
यहाँ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस की जरूरत कम पड़ती है। इट मे बी मोर एफिशिएंट टू कैरी आउट अ फुल सब्सटेंसिव ऑडिट इन अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बात पहले ही बोली, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप पूरी तरीके सारे ट्रांजेक्शन्स की सब्सटेंसिव टेस्टिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि लिमिटेड ट्रांजेक्शन है, 100 200 दो 400 ट्रांजेक्शन हुए तो महीने भर बैठोगे, ऑडिट मिलेगी अगर आपको तो महीने भर तो करनी है, तो महीने भर में उनके सारे ट्रांजेक्शन्स ऑडिट किए जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो? यस। कुछ प्रॉब्लम्स है बताया, तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है। मैनेजमेंट ओवरराइड हो गया क्योंकि भाई छोटी एंटिटी है और डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा उस कैपेसिटी में होते हैं कि भाई जो कंट्रोल्स उन्होंने बनाए हैं उन कंट्रोल्स वो खुद ही ओवरराइड कर लें। ठीक है, वो एक वर्ड सुना होगा, लाला की कंपनी है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो अब छोटी बिजनेसेस में यही दिक्कत होती है, तो वो मैनेजमेंट ने बनाए रूल, उनको मानने वाला कौन है, वो खुद भी मान रहे नहीं मान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, काम को बांटा अच्छे से नहीं जाता है। ठीक है, तो एक कोई काम कर रहा है, वो थोड़ा सा खाली दिख गया तो उसको दूसरा काम भी पकड़ा दिया, तो ड्यूटीज का सेग्रीगेशन नहीं है। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यूटीज को बहुत प्लान्ड वे में सेग्रीगेट किया जाता है, तो आपको पता लग जाएगा हाँ भाई स्पेसिफिक किस पर्सन का क्या काम है। ठीक है, छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। आप कभी देखोगे कोई ड्राइवर है, अब तो वो गाड़ी अगर चला रहा है तो उसके मालिक के लिए वो बहुत सारे काम कर रहा है, वो गाड़ी नहीं चला रहा। ठीक है, उनका बैग भी उठा देगा, घर के भी छोटे मोटे काम कर देगा, कर कर देते हैं ना वो सारे काम, तो आपका ड्यूटीज का सेग्रीगेशन नहीं है वहां पर। यस और नो, फॉर्मल सिस्टम्स अडॉप्ट कर रखा है आपने, ये है ना। यस सर। लेकिन जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ऐसा नहीं है भाई, वहां पर ये लोग ड्यूटीज को बहुत अलग सेग्रीगेट कर, जिसका जो काम है वो वही करेगा। फॉर्मल अप्रोच कम होती है, इनफॉर्मल अप्रोच पे ये लोग ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, फ्यूअर कंट्रोल्स ड्यू टू रिलायंस ऑन ट्रस्ट एंड लैक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जितने ज्यादा कंट्रोल बनाते जाओगे सिस्टम उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये उस चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? यस। इवन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज ऑर्डर का भी सिस्टम नहीं होता है। आप अपने आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपने सामने से बात करी, आप ये खरीदना है, तो वो आपको दे देगा सीधा, इनवॉइस दे देगा, रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांजेक्शन, आप उसे परचेज ऑर्डर भी प्लेस नहीं करोगे, कोई जरूरी नहीं है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ठीक है, एक टॉपिक हमारा रह गया, ऑडिट फॉर नॉट टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो इनके लिए जो ऑडिट होती है बेटा, वो ऑडिट अलग तरीके की ऑडिट होती है। इनके लिए ऑडिट बेसिकली हमको इस पर्पस के लिए करनी होती है कि भाई क्या ये अपना जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे का मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो उनको मिल रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आया समझ में, यस और नो? यस सर। तो इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है नहीं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिलेंथ्रोपिक या सोशल उन्होंने बोला है, उनके कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते इनके जनरली। जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है इनका, जो कि सिमिलर टू प्रॉफिट और लॉस होता है लेकिन फर्क है दोनों में। ठीक है, और इनका बैलेंस शीट नहीं होती, इनका एक्सपेंडिचर, सॉरी, एनी एडिशन इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट नहीं होती इनका, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। ठीक है, अलग तरीके से बनती है वो, थोड़ी सी देखिए आपने नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट, यस सर। थोड़ा सा अलग होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, बाकी ठीक है अब इनके ऑडिट रिस्क आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्या होगा कि देखो सबसे बड़ी चीज ही यही है कि आपने कोई अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इसको सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट बनाया हुआ है, काम ये प्रॉफिट्स के लिए कर रही है, वो चीज देखनी पड़ेगी, है ना, यस सुनो। यस। अब इन्होंने बोला कि भाई क्या होता है कि इसमें रिस्क कहाँ पे, कंट्रोल्स एक्चुअली में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई बेटा आपकी, ये सब हो गई, इनके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये ट्रस्टीज के थ्रू काम करते हैं, है ना, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। अब ट्रस्टीज कौन लोग हैं? जो पार्ट टाइम बेसिस पे हैं, वॉलंटरीज हैं। ठीक है, तो ये लोग तो बूढ़े हो गए, अब ठीक है टाइम नहीं है तो जा करके काम, और ट्रस्टी वस्टी ठीक है बना दिया इनको, तो इनके पास कोई सफिशिएंट टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से बिजनेस में डायरेक्टर्स प्लानिंग करते हैं, ट्रस्टी नहीं उस तरीके से वो प्लानिंग करेंगे। ये एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी, इसका कंट्रोल रिस्क है क्योंकि कंट्रोल सेटअप नहीं किए गए हर चीज के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, वॉलंटियर्स को ज्यादातर यूज किया जाता है जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, और फॉर्मल सिस्टम्स इनके पास भी नहीं होते काम करने।
आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? यस। ये कुछ आइटम हो गए जो कि कंसर्न विद ऑडिटिंग का, आपको इनकम ऑडिट करनी पड़ेगी। इनकम जनरली चैरिटी से बेस्ड होती है, डोनेशन आता है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के इनवॉइस आपको नहीं भी मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। चैरिटी करी, उसका कोई इनवॉइस तो होगा नहीं आपके पास, यस और नो? यस सर। ना आपने को डिस्पैच किया है। तो कुछ डोनेशन कैश डोनेशंस भी होते हैं। तो जब डोनेशन कैश होता है तो ग्रेटर रिस्क ऑफ थेफ्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली क्या कंट्रोल इन लोगों ने सेटअप किया है, ठीक है। ग्रांट इनकम होती है। ग्रांट इनकम क्या होती है? ग्रांट इनकम तो सरकार आपको देती है। सरकार बोलती है कि ठीक है आप ये काम कीजिए, उसके लिए हम आपको पैसा दे देंगे। तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो पैसा इन्होंने लिया ये उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है या नहीं किया, ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। कुछ रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हो जाते हैं कि भाई पैसा आपको दिया फॉर अ पर्पस, उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज लेना पड़ेगा आपको, है ना, ग्रांट की तरह ही है। तो वो फंड्स आपको ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो वहां ये आपको ये रिस्क है कि ये देखना है कि भाई कि ऐसा तो नहीं है फंड्स किसी अदर पर्पस के लिए यूज किए गए। आया समझ में बेटा, क्लियर, यस और नो? यस। अब इनका एनएफपी स्टेटस गोइंग कंसर्न में भी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जनरली बेस्ड हैं डोनेशंस के ऊपर, ठीक है। Many issues such as economic factor could impacts on its ability to generate income. The short-term trends can also have an effect. For example, charity raising money for medical research such as cancer and heart disease seeing higher numbers of donation. Where तो अब इनका गोइंग कंसर्न देखना बिजनेस के गोइंग कंसर्न को देखने से अलग है, ठीक है। बिजनेस के प्रिंसिपल्स पे आप किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के गोइंग कंसर्न के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा वो कर क्या रही है। भाई कई चीजें, सब चीजें ट्रेंड में है, लोग ट्रेंड के हिसाब से पैसा डोनेट कर रहे हैं। तो आप देखियो कि भाई जो जिस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को मैं आज ऑडिट कर रहा हूँ, जिस पर्पस के लिए इन्होंने इसको फॉर्म किया था, क्या वो पर्पस के लिए लोग डोनेट कर भी रहे हैं? आज की डेट में नहीं कर रहे। वो एक मेजर फैक्टर है देखने के लिए कि भाई ये ट्रस्ट, ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कितने टाइम तक एग्जिस्ट करेगी, है ना। आया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ट्रस्ट बहुत रेगुलेटेड होती हैं। क्योंकि आपने ये बोल करके ट्रस्ट सेटअप करी है, या ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है कि हम इससे से सोशल एक्टिविटी करने वाले हैं, हम जो पैसा लेकर के आएंगे उसको हम सोशल उसमें यूज में लेंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है ज्यादा कि भाई फिर उसकी बिहाइंड द सीन ऐसा तो नहीं है कि इसको एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं वो चीज के लिए। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है। अब बाकी ऑडिट टेस्टिंग तो वही प्रोसीजर ही होगी, उसमें इन्होंने कुछ नया नहीं बताया। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस आपको लेने पड़ेंगे, आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कीजिए, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कीजिए। कई बार अगर आपको लगे कि भाई कंट्रोल्स नहीं है तो खाली सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी अप्लाई करके इनके टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। प्लानिंग एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसकी में जो चीजें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है ना, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा इसमें। अदर प्लानिंग एक्टिविटीज में आप प्लानिंग कर सकते हो स्पेसिफिक, अगर आप प्लानिंग करोगे, इनकी प्लानिंग तो वैसे करनी चाहिए, और प्लानिंग आप करोगे तो इसमें स्पेसिफिकली आपको ये देख लेना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे रिस्क हैं जहाँ पे आपका ऑडिटर्स ज्यादा है, ठीक है। एट द सेम प्लानिंग एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो प्लानिंग आप वैसे ही करेंगे जैसे होती है कंपनी की ना प्लानिंग, ठीक है। डिफरेंस दैट विल रिक्वायर कंसिडरेशन, द मटीरियलिटी असेसमेंट में बी लोअर टू कंपनसेट फॉर द हायर रिस्क। यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि आपका मटीरियलिटी का असेसमेंट लोअर होना चाहिए, ठीक है। कंपनी से केस में मटीरियलिटी का असेसमेंट ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मटीरियलिटी का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। मतलब एक लोअर अमाउंट को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, छोटा अमाउंट भी मटीरियल है फिर इनके लिए। तो आया समझ में, जस्ट और नो? यस। लोअर होगा तो टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। द चॉइस ऑफ ऑडिट टीम शुड इंक्लूड, और इसके अलावा ऑडिट टीम में आपके ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास इस तरह की एंटिटीज को ऑडिट करने का एक्सपीरियंस ज्यादा हो। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस। रिपोर्टिंग सेम वैसे ही होती है जैसी उनकी होती है ना, उसमें कोई फर्क नहीं है,
सेम रिपोर्टिंग हो। अदर रिपोर्टिंग क्या मतलब, जो ऑडिट में हम लोगों की जनरल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको तो ओपिनियन देना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे फॉर अ पर्टिकुलर, यही होता है बेटा हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो। Yes. इसके अदर देन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, द स्कोप ऑफ एनएफपी इज मच लार्जर देन फॉर, तो वैल्यू फॉर मनी हो गया जो मैंने ऊपर आपको बताया कि भाई इसमें रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एडिशनली ये हो सकता है कि आपको ये रिपोर्ट करना पड़े कि क्या जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो अपना पैसा जो खर्च कर रही है वो वैल्यू फॉर मनी वाली बात उसमें इकोनॉमिक है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जिस पैसे को खर्च किया जा रहा है वो अनइकोनॉमिकली करा जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। रेगुलेटरी ऑडिट हो गया जो कि लॉ कंप्लाइंस ऑफ लॉ होती है, ये आपके एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि भाई क्या ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉ कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही, कानून की पालना कर रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं लॉ उनका इन्होंने कंप्लाइंस करी है नहीं करी। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की ऑडिट हो गई, auditing the targets of organization to be reported to stakeholders such as waiting times in hospital accidents। अच्छा, इनके लिए ये चीज बहुत होती है, आप पैसा क्योंकि मांग रहे हो, समझना है इस चीज को ना, आपने पैसा मांगा डोनेशन करने वाले से कि भाई देखो हम लोगों का अस्पताल है और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बहुत वेटिंग टाइम है, सो वी नीड टू बेटर आर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए आपने डोनेशन मांगा, तो उन्होंने आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेटअप कर दिया कि ठीक है इसके बाद तो फिर आपका टाइम जो है वो कम होना। तो ऑडिट के अंदर हो सकता है ये आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि ये देखना कि वाकई इन्होंने अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर रीच किए हैं या नहीं की, इस चीज की आपकी एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes. ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट है, इसमें और कुछ अपना बचा नहीं है ना, मेजर Ye- मेजर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सर्टेन कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन कर लेंगे कल, तो ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट है, मेजर पोर्शन बेटा अपना ना हिया कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, Yes, sir. मेजर यही 10 चैप्टर है, इस पे बहुत फोकस आपको रखना पड़ेगा, ये जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका चैप्टर होगा वो अपन लोग कर लेंगे। नाउ दी कंप्लीशन एंड रिव्यू, कंप्लीशन की स्टेज पे क्या होता है क्या नहीं होता वो हम देख लेंगे और रिपोर्टिंग हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, Yes. चलो और कोई डाउट है इसमें? No, sir. No doubt. चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye. Good night.